उसमें ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट बयान करते हैं, कहते हैं सुलह का जबानी जमा खर्च होगा, जो सुलह होगी जबानी जमा खर्च होगा, उसके अंदर कोई पायदारी नहीं होगी, ये सुलह होगी मगर मुस्तकिल नहीं रहेगी। राइट। कहते हैं कि इजहार सुलह बाशद, सुलह का इजहार होगा, चू सुलह पेशबंदी बा मुस्तकिल ना बाशद ई सुलह दरमियाना, मगर ये सुलह जो होगी मुस्तकिल नहीं होगी, जो आपस में करेंगे, टेम्पररी पीस होगा, ट्रूस होगा। राइट। वो बज़ाहिर खामोश ऐसे होंगे, अगले शेर में कहते हैं, मगर दरपर्दा जंग की तैयारी कर रहे होंगे। ऊपर से इनका ट्रूस होगा। एक तो जर्मनी ने मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिलिट्री प्लानिंग शुरू की, इटली उस दौर में फैशिज्म के एक नए दौर से गुजर रहा था, बिहाइंड द सीन एक जबरदस्त जंगी तैयारियां हो रही थी। फिर वो कहते हैं कि जीम और अलिफ दोबारा एक जंग करने की तैयारी करेंगे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। जीम और अलिफ, जर्मनी और इंग्लिस्तान। राइट। अब चूंकि उस जमाने में ये नाम इनके लोगों को वाकिफ नहीं होंगे, उस जमाने में कोई दूसरे नामों से मुल्क मुखातब होंगे, अलमान कहा करते थे फारसी और अरबी में जर्मनी को, मगर चूंकि इस दौर में लोग जीम और अलिफ के हिसाब से पहचानते हैं तो उन्होंने सिर्फ पहले नाम को पहले हरूफ दे दिए। कहते हैं बज़ाहिर खामोश होंगे लेकिन दरपर्दा जंग की तैयारी करेंगे। जीम और अलिफ एक दफा फिर कोल्ड वॉर जो है वो जारी होगी और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला जा रहा है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। बीच में कहते हैं कि इस दौरान में यक जलजला की आयत चूं जलजला क़यामत, एक शदीद जलजला आएगा जैसे क़यामत आई है। राइट। और जापान तबाह गर्दीद यक व निस्फ सालसाना, हिरोशिमा नागासाकी बिफोर दैट जलजले की बात हो रही है कि जापान उस जलजले से 1/6 तबाह हो जाएगा। और हिस्ट्री जब हम उठा के देखते हैं इस पीरियड में तो 1923 में जापान में एक बहुत बड़ा जलजला आता है जिसमें तकरीबन 1/6 हिस्सा जापान का तबाह हो जाता है। अच्छा, एग्जैक्ट फिगर्स उन्होंने दिया है कि 1/6 हिस्सा जो है जापान का तबाह हो जाएगा। क़यामत खेज जलजले ने आना, इस दौरान में वो जलजला भी आएगा। एंड वी नो इन हिस्ट्री, यहाँ उन्होंने जापान का नाम लिया। एंड वी नो इन हिस्ट्री कि जापान में 1923 में एक अर्थक्वेक आया था जिसने एक ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ जापान वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और इसी दौर में उस पूरे फार ईस्ट में, ईस्टर्न थिएटर ऑफ ऑपरेशंस में कई मुल्कों की आपस में जंगें भी हो रही थी। जिस तरह उन्होंने 1905 में उस जंग का जिक्र किया था कि जो रूस और जापान के दरमियान होगी, उस तरह वो जिक्र करते हैं। बीच में छोटी छोटी जो जंगें हो रही हैं उनका भी वो हवाला देते जाएं। उसी दौर में उन्होंने जिक्र किया कि ये वो वक्त होगा कि चीन और जापान आपस में जंग करेंगे और इस दौरान में ईसाइयों की जंग भी शुरू हो जाएगी। अब ये वो पीरियड है बिटवीन 1937 टू 1945, राइट, कि जब जापान और चीन की लड़ाई भी हो रही है। सही। आप हिस्ट्री में अगर देखिए कि दैट इज द पीरियड व्हेन देयर इज अ वॉर, लोकल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन, क्योंकि जापान एक इंपीरियल डिजाइन उस वक्त रखता था, फैलना चाह रहा था। बिल्कुल। तो चाइना के साथ भी उसकी एक जंग थी जो जमाने में शुरू हुई और नियरली उसी दौरान 1939 में ईसाइयों के दरमियान भी जंग शुरू हो गई एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। यानी जो हम हैरत अंगेज तौर पे ये देखते हैं, दोनों वॉर्स, दोनों थिएटर ऑफ ऑपरेशंस का, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एक इंपीरियल फोर्स के तौर पे फैल रहा था जब भी उसने पर्ल हार्बर पे हमला किया। बिल्कुल। ये ख्याल करके कि हम एक्सपेंशंस कर ही रहे हैं तो हम हवाई को भी टेक ओवर कर लेते हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका पूरी जंग में कूदना पड़ा। तो जापान अपने थिएटर में, जापान का जर्मनी से कोई ताल्लुक नहीं था, वो चाइना के साथ लगा था। जापान चाइना के साथ या अपने रीजन में फैलने के लिए कोशिश कर रहा था। और चूंकि ईसाइयों के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी, वहां पर लिहाजा उस जंग में जापान कूद पड़ा मौके से फायदा उठाते हुए, विच अगेन अल्टीमेटली जो दो थिएटर ऑफ ऑपरेशंस आप देख रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो हैं, एक एशिया पैसिफिक में जो जापान के खिलाफ लड़ी गई और एक यूरोप में जो जर्मनी के खिलाफ लड़ी गई, एक्सेस पावर के खिलाफ, जर्मनी, इटली और उसके जो एलाइज मुल्क थे। सो ये सारा मामला इन्होंने जिक्र किया है कि जब ये मामला जापान फैल रहा होगा तो साथ साथ ईसाई भी आपस में जंग भड़का देंगे। बिल्कुल। And then he says, again amazing, he says दूसरी आलमगीर जंग का आगाज पहली के 21 साल के बाद होगा। एग्जैक्ट फिगर्स और ये आलमगीर जंग पहली से ज्यादा मोहलिक होगी। और यहाँ पे वो न्यूक्लियर की तरफ, यानी अब वो ये बता रहे हैं कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी पहली के 21 साल के बाद, बिल्कुल, और ये इतनी डेडली होगी, इसके अंदर इतने मोहलिक हथियार इस्तेमाल होंगे जो उससे पहले कभी इंसान ने इस्तेमाल नहीं किए। fascinating. I mean, this is that spiritual intelligence जिस पे हम हैरान है कि मुसलमान मिलिट्री साइंटिस्ट ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया इनको पहले। हमारे एनालिस्ट ने, हमारे इसलिए इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि जिस दौर में ये छप के पहली प्रैक्टिकली सामने आए कौम के, वो हमारे जवाल का दौर था और हमें पता भी लग जाती है सारी बातें, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। मुगल हुकूमत तबाह हो रही थी, खिलाफत उस्मानिया तबाह हो रही थी, मुसलमान मायूसी में देख तो रहे थे हालात और वाकयात को, करने की ताकत नहीं रखते, ताकत नहीं थी, मगर करने की ताकत हम आज रखते हैं। और जो आइंदा आने वाले दौर के बारे में इन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं, उसमें हमारा रोल है, लेकिन उस तक हम उस वक्त पहुंचेंगे जब ये बैकग्राउंड कवर कर लें। राइट।
तो कहते हैं कि दूसरी आलमगीर जंग का आगाज 21 साल के बाद होगा और मोहलिक तरीन हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। यहां बड़ा खूबसूरत है, कहते हैं 2 अलिफ और रूस और 2 अलिफ और रूस आपस में मिल जाएंगे। यानी 2 अलिफ कौन है? इंग्लैंड और अमेरिका और रशिया। रशिया 3 हो गए, क्योंकि जर्मनी ने क्या किया कि एक तरफ उसने एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन उसने रशिया की तरफ खोल दिया, दूसरा उसने थिएटर ऑफ ऑपरेशन यूरोप की तरफ खोला, वेस्टर्न यूरोप की तरफ, जहां पे इंग्लैंड और अमेरिका शामिल हो गए उस जंग में जर्मनी के खिलाफ। रशिया के साथ मिलकर उन्होंने अपना और रशिया के साथ उन्होंने एक्सेस किया कि रशिया, इंग्लैंड एंड अमेरिका, यानी एक रूस और 2 अलिफ, वो इकट्ठे हुए किसके खिलाफ? बर अलिफ व जी में उला हम जी में सानी आना। उन्होंने 3 मुल्कों के खिलाफ जंग की। एक अलिफ से शुरू होगा, एक पहले जीम और दूसरा जीम। पहला अलिफ कौन? इटली। दूसरा अलिफ कौन? जर्मनी। और दूसरा जीम कौन? जापान। यानी ही इज नाउ गिविंग एग्जैक्टली द नेम। सीरियसली। और ये बातें डॉक्यूमेंटेड हैं इन डेकेड्स अगो, यानी पहली जंग अजीम से पहले के जो नुस्खे मौजूद हैं नेमतुल्लाह शाह वली के, उनके अंदर भी ये शेर मौजूद हैं। वो शेर जो 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के शुरू में जो नुस्खे हैं लोगों के पास, पीपल हैव कॉल्ड अस टू टेल कि हमारे पास वो नुस्खे मौजूद हैं कि जिनमें ये सारे वाकयात होने से पहले लिखे हुए। लिहाजा ये कहना कि ये किसी ने बाद में बनाए होंगे डजंट मेक सेंस। एब्सोल्युटली। तो 2 अलिफ इंग्लिस्तान और अमेरिका, रूस और इटली और जर्मनी, जापान, इन सब पर ये हमलावर होंगे। ये अजीब और गरीब एक सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो पूरी सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो थिएटर ऑफ ऑपरेशन और फोर्सेस हैं जो आपस में खेल कर रही हैं। अब एक बात और नोट कीजिए कि चूंकि अंग्रेज इंग्लिस्तान यहां हुकूमत करता था हिंदुस्तान पर, तो बहुत भारी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों को भर्ती किया गया अंग्रेजों की तरफ से, या हिंदुस्तान के लोगों को भर्ती किया गया अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। कर्नल मोहम्मद खान, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब बजंग आमद लिखी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स ऑफ मिलिट्री ह्यूमर, 1937-39 वगैरह में सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बजंग आमद इट्स अ बुक वर्थ रीडिंग, मिलिट्री ह्यूमर की किताब, जिसमें उन्होंने उस सारे वाकयात लिखे हैं कि किस तरह इंडिया से हजारों लाखों की तादाद में फौजें जो थी पूरे अफ्रीकन थिएटर में, यूरोपियन थिएटर में या बर्मीज थिएटर में अंग्रेज इनको लॉन्च कर रहे थे और पूरी दुनिया में जा कि ये दूसरी जंग अजीम लड़ रहे थे मुसलमान। आज भी अगर आप लाहौर के म्यूजियम में जाएं, लाहौर का जो अजायब घर है, तो वहां पर उन्होंने कुछ कतबे लगा के रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि ये कतबे अंग्रेजों ने पहली और दूसरी जंग अजीमों के बाद पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में लगा दिए थे, जिस गांव से लोग गए थे जंग करने के लिए। अच्छा। और उन पे लिखा हुआ है, उन कतबों पे ये लिखा हुआ है मसलन कि फ्रॉम दिस विलेज 100 पीपल वेंट टू वॉर, ओनली 9 रिटर्न्ड। यानी इस तरह का उन्होंने कतबे लगा के पूरे हिंदुस्तान में लगाए हुए थे, हर गांव में। तो कुछ कतबे अब वो लाहौर म्यूजियम में रखे हुए हैं, कोई जाके देखना चाहे तो वो देख सकता है। तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने उस जंग में शिरकत की, यहां से भर्ती करा के मुसलमान भी गए, पीएम्स कहलाते थे, पंजाबी मुसलमान, जो अंग्रेजों ने अपनी बुक्स में लिखा। लेकिन उसके बाद जो उनके पूरे हिंदुस्तान से गोरखे भी गए, सिख भी गए, हिंदू रेजिमेंट्स भी गई, मुसलमान रेजिमेंट्स भी गई। मगर जाहिर है इस सारी पार्टिसिपेशन का कोई फायदा तो नहीं हुआ। जंग अजीम हुई, खत्म, मुसलमानों को तो कोई फायदा इसका नहीं था, बस ये मुलाजमतें और नौकरियां होती रही यहां से। तो इस पर नेमतुल्लाह शाह वली लिखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग भी इस जंग में इमदाद देंगे, मगर ये लाइल्म होंगे इस बात से कि उनकी ये इमदाद बेकार जाएगी। एज इन वर्कफोर्स के तौर पे एक्ट करेंगे, लेकिन रायगा जाएगी, बेकार जाएगी। इमदाद हिंदिया हम अज हिंदू दादा बाशन लाइल्म अजी के बाशद जुमला रायगाना। हिंदुस्तान के लोग भी बहुत मदद करेंगे इस जंग में। लाखों की तादाद में जाने गई अंग्रेजों ने इस जंग में जिस तरह झोंका है कैनन फॉडर के तौर पे। वो जंगें जो खतरनाक होती थी वहां लाखों की तादाद में इंडियन ब्रिगेड्स भेज दिए जाते थे। सही। अब वो मारे जाते थे मक्खियों की तरह, और जब रास्ता साफ हो जाता था फिर ब्रिटिश और यूरोपियन फोर्सेस जाती थी उस इलाके को क्लियर करने के लिए। तो ये एक बिल्कुल बेकार जंग थी जिसमें मुसलमानों को झोंका गया पूरी दुनिया से। लेकिन फिर वो आगे बताते हैं यहाँ पे, नेमतुल्लाह नाउ कम्स इनटू द टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट, टेक्नोलॉजी साइड ऑफ द वॉर। राइट। कहते हैं कि इस जंग में ऐसे आलात बर्क पैमा, असला हशर बरपा, साजन अहले हुरफा मशहूर जमाना, ऐसे ऐसे आलात, ऐसे ऐसे हथियार बनाए जाएंगे जैसे आसमानी बिजली को नापने वाले होते हैं। ऐसा असलाह जो मैदान में कयामत बर्पा कर देगा। उस जमाने के मशहूर साइंटिस्ट अपने जमाने की फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो दुनिया को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस की तरफ लेके न्यूक्लियर एसिड्स की बात हो रही है अब यहाँ पे। और जो इवन द कन्वेंशनल वेपन्स में भी जो बॉम्बर्स, फाइटर्स, सही बात है, ज्यादा मौलिक थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तो ऑब्वियसली।
جو کمیونیکیشن کے